तो वो टाइम पे किसी को ये नहीं मालूम कि हिंदुस्तान में यूनानी की मेडिकल कॉलेज, हमारे गांव में एक तेल चलता था यूनानी के नाम से, तो मजाक उठाने लगे, अरे भाई तेल बनाने के लिए 5 साल के क्यों जा रहे तुम, यही बना लो, यही बना लो। केरला एक आयुर्वेदिक का गढ़ है, यहाँ आके यूनानी को चलाना लो तो मामूली बात नहीं। मैं बोलता हूँ कि अगर समझिए इन लोग ने अगर 50% में भी अगर यूनानी पे उतरे, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में 500 अगर अरमस या अंदर जैसे कंपनी भी आ गए तो आप माल नहीं दे सकते, इतना पोटेंशियल। आपको लोग इतना पसंद करते हैं, आपको लोगों के दिमाग पर या जहन पर राज करने का ये टेक्निक क्या है? देखो इसमें सिर्फ इतना है कि मुझे मालूम है कौन प्यासा है। अब इधर बॉटल नहीं है किसी के पास, वो खाली बोलते हैं यार मेरे पास पानी है, मेरे पास पानी। यूनानी की कुछ वांड दे क्या, आप यूनानी के पीछे क्यों भाग रहे हो? तुम्हारी एक वांड है। जितने भी लोग MD MS कर रहे हैं, PG कर रहे हैं, रिसर्चेस कर रहे हैं, आपका उनके लिए क्या मैसेज होगा कि आप किस तरह की रिसर्च करो? हमको मालूम है थीसिस, आपकी थीसिस से आवाम को अगर फायदा नहीं, वो थीसिस का कोई मायना नहीं। मैं समझता हूँ अगर रिसर्च करना है तो अपने सिस्टम में रह के, अपने पेदी में रह के, अपनी लैंग्वेज में, अपने सिस्टम को रिसर्च। जो तरीका है यूनानी में दवा देने का, जैसे जोशांदे का है और ड्रग्स को डायरेक्ट देने का है, और हम लोग फिलहाल जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है हम लोग उसके साथ चल रहे हैं, हम लोग भी टैबलेट्स के रूप में देना पड़ रहा है, लेकिन तो हम लोग अपनी चीज़ को मैच नहीं कर रहे हैं। इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं? दिस इज़ डॉक्टर महबूब। आज मैं एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाना चाहता हूँ जिनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, हमारी यूनानी दुनिया में बहुत ही बड़ा नाम, और वो शख्सियत जिससे लोग डायरेक्ट मिलना चाहते हैं, जिससे बात करना चाहते हैं, और जिससे एक बार बात कर लेते हैं तो लोग उसके मुरीद हो जाते हैं, ऐसा हमारे वहाँ कहा जाता है और ऐसा हमने अपनी आँख से देखा भी। तो हज़ारों लोग हैं जो सर से कुछ जानकारी करना चाहते हैं, सर के बारे में जानना चाहते हैं। डिजीज़ के ताल्लुक से सर को बहुत लोग जानते हैं, डिजीज़ के बारे में जब सर बोलना शुरू करते हैं तो सुबह से शाम भी हो जाती है, शाम से फिर सुबह हो जाती है। लेकिन कई लोगों को जब मैंने पूछा चैनल पर अपने, तो लोगों ने कहा कि ऐसा करिए कि सर के बारे में मुझे बताइए, सर का क्या रूटीन रहा है, सर की लाइफ हिस्ट्री क्या रही है, स्ट्रगल कैसा रहा है। तो आइए इस्तकबाल करते हैं सर का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। प्लीज़ सर अपने बारे में कुछ बताइए, आपका बचपन, आपकी पढ़ाई, आपके फैमिली मेम्बर्स, कैसे आपका सफ़र यहाँ तक? अस्सलाम वालेकुम। मैं है एक्चुअली केरला के, केरला में कैलिकट डिस्ट्रिक्ट में चेन्नमंगलूर बोल के गाँव है, उस गांव में मेरा पैदाइश मैं अक्सर जाहिर नहीं करते, लेकिन अब की बार जाहिर कर लेता हूँ। मेरी यो में पैदाइश 1966 का हूँ मैं। पैदाइश मेरे गांव में ही हुआ और मेरा पढ़ाई भी वहाँ हुआ, तो स्कूलिंग सब उधर ही हुआ। वर्नाकुलम मीडियम जिसको कहते हैं, मलयालम मीडियम से मैंने पढ़ा है। और हमारे फैमिली टीचर्स फैमिली है, अपर मिडिल क्लास, जितने भी खानदान के लोग हैं ज़्यादातर टीचर्स रहा। ज़्यादातर हमारे कंसंट्रेशन पढ़ने और पढ़ाने में बचपन से हम लोग ये देखते आ रहे हैं कि उसके ऊपर हम लोग ज़्यादा ध्यान दिया गया है। मुलाजिमत से ज़्यादा हम लोग ये चीज़ को फिलहाल मतलब सेलेक्ट किया। मतलब टीचिंग लाइन से आपको यूनानी की तरफ बाई चॉइस या बाई चांस? मेरे बारे में अगर कहें, +2 के बाद में मैंने BSc किया कैलिकट से जूलॉजी में। 83 से 86 तक मैंने BSc किया। और BSc होने के बाद में मेरे अब्बू बेसिकली मैं बताया ना टीचर थे। अब्बू का नाम है KTC वीरान। वो उर्दू को बहुत चाहते थे और उर्दू से बहुत मोहब्बत रखते थे। तो कई भी बाहर से हमारे गांव में जो आउट ऑफ स्टेट से कोई भी आए तो क्या कहते कि हमारे घर पे भेज देते थे, क्योंकि हमारा अब्बू हिंदी सुनना चाह रहे, हिंदी वाले को जो आते तो हमारे घर पे उनके लिए समझो एक मुसाफिर खाना था। 2, 3, 4 दिन पड़े रहते खाना पीना। तो हमारे घर के बारे में बोलते खाना खूना बोलते थे। खाना खूना मतलब उन लोग खाना पीने की जगह पे खाना खूना सुनते बोलते वो KTC के घर जाओ बोल के भेजते थे। अब्बू भी ऐसे एक मुसाफिर थे, हर जगह सफ़र करते थे। अब एक मतलब एक फ्री माइंडेड पर्सन थे अब्बू। मुंबई जाने के बाद वहाँ कोई हकीम से मुलाकात, हकीम मुक्का जी, मुझे अभी भी मालूम है उनके बाद। तो उनको हमारे गाँव में लेके आए। गाँव में लेके आने के बाद अब्बू ने वहाँ एक जगह रखी उनको ट्रीटमेंट के लिए। तब से हमारे यूनानी से कहीं ना कहीं कनेक्शन था। और मेरे अब्बू तो उर्दू से बहुत वाकिफ़त रखता था। अब्बू ने एक अखबार भी निकाले थे मलबारी लोग के लिए, मलबारी आवाज़ के नाम से। मलबारी आवाज़, जब क्या उर्दू पढ़ने वाले नहीं थे, लेकिन अब्बा का ख्वाहिश था मलबारी आवाज़, वो भी बहुत चले। और अब्बू ने बहुत सारे लोग को उर्दू टीचर्स बनाए केरला में। तकरीबन 6,500 कुछ टीचर्स जो अब्बू के ज़रिए टीचर बने, उसमें 15% नॉन मुस्लिम्स थे। अभी भी नॉन मुस्लिम टीचर्स, उर्दू टीचर्स केरला में बहुत है। वो अब्बू के एक देन था। तो वहाँ से एक हल्का सा कनेक्शन हो गया। ठीक है। फिर मैंने 86 में पहली बार मैंने नीट का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, MBBS का, मिला नहीं। उसमें मुझे अब्बू ने पूछा चलो तुमको बॉम्बे देखना है।
तो बॉम्बे वाले तो उस दिन हाजी मस्तान, करीम लाला जैसे अंडरवर्ल्ड के एक दौर, तो हम भी उस दौर में चलो बॉम्बे देख के आते। तो बॉम्बे लेके गया, तो बॉम्बे से एक हफ्ते बाद में वापस आने के टाइम पे अब्बू का एक खास दोस्त आके बोला कि केटीसी आप उर्दू यूनानी को बहुत चाहते हैं ना, पूना में एक नया तिब्बिया कॉलेज खोल रहे 94 में, सॉरी 84 में, 84 में। तो एडवर्टाइजमेंट आया उर्दू पेपर में। तो वो आदमी आके उर्दू कटिंग ला के अब्बू के हाथ में दे दिया, बोले ये तुम्हारे बेटे को इधर आके एडमिशन दो। बोला तो हमेशा यूनानी यूनानी कहते हैं। वहीं से मेरा शुरुआत हुआ है। उसके बाद उसके साथ में बहुत सारे इत्तेफाक भी हुआ। अब्बू ने बोला मेरे पास पैसा नहीं जाने के लिए, मेरा पैसा ख़त्म हो गया। तो फिर वो आदमी ने क्या किया, वो आदमी ने ज़बरदस्ती अब्बू के जेब में पैसा डाले, इनको लेके जाओ तो पूना पढ़ाओ और उनको पढ़ाओ बोला। तो इसे हम पूना में पहुंच गया, वहाँ से एडमिशन की प्रोसीजर ख़त्म करके वापस में गाँव चले गए। जैसे एक जनरल यूनानी में हम लोग जब एडमिशन लेते हैं, लेने के बाद जो एक हमारा एनवायरनमेंट रहता है पढ़ने पढ़ाने का, उस लिहाज से हम क्या बने आपको पता है, लेकिन आप क्या बने ये सबको पता है। वो सफ़र कैसे डिफ्रेंशिएट करता है जो हमको और आपको, उसमें मेहनत की जो है या क्या है ऐसी ऐसी क्या वो अंगारा है ना जो उछल गया जिससे आप बिल्कुल से। इसमें है ना, जब मैं एडमिशन लिया तो सबको मालूम पड़ा अजमल यूनानी में एडमिशन लिया, तो वो टाइम पे किसी को ये नहीं मालूम कि हिंदुस्तान में यूनानी की मेडिकल कॉलेज चल रहे। अब सब मजाक उड़ाने लगा। हमारे गांव में एक तेल चलता था यूनानी के नाम से, तो मजाक उठाने लगा, अरे भाई तेल बनाने के लिए 5 साल के क्यों जा रहे तुम, यही बना लो, यही बना लो। तो 5 साल में तुम तेल बनाने जा रहे। वो 5 साल के बाद में जब मैं गांव में आया तो भी मुझे बहुत परेशानी उठाना पड़ा, क्योंकि मुझे मेरा गांव लोग जानता नहीं सिस्टम क्या है, तो जाहिर सी बात है मैं भी रहा तो मैं भी तो मजाक उड़ाएंगे ना। तो मैं गाँव में एक मजाक बन गया था। मेरे को कभी कभी छुट्टी में आना मेरे को मुश्किल था गांव में, क्योंकि मेरे को मजाक उड़ाएंगे मेरे ऊपर। तो मैं साल में 2 साल हॉस्टल में 2 साल में पढ़े रहते, मैं आता ही नहीं था गांव में। जब मैं कॉलेज में गया तो कॉलेज की मैं बोला मेडिकल कॉलेज है, तो पता चला तिब्बिया कॉलेज है। हम तो बड़ा मेडिकल कॉलेज होगा, ओपी होगा, आईपी होगा, ऑपरेशन थिएटर होगा सोच के आया। तो पता चला एक मदरसा के जैसे छोटे से बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक हमारा पूरा तिब्बिया कॉलेज चालू है। तो मैं हमेशा दुआ करते ये अल्लाह मेरी गाँव से कोई ना आए इधर, मेरी गांव से कोई हमारी पढ़ाई की। मैं क्या बोला, मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। तो वो एक था, मैंने आपको बताया कि मेरा जो मीडियम है उर्दू मीडियम में नहीं था, मैं हिंदी भी नहीं मालूम। तो मैं मलयालम मीडियम से गया, पूरी हर बात हॉस्टल में हिंदी में बात चले, कॉलेज भी हिंदी में उर्दू में, कुछ समझ में नहीं आ रहा। 3-4 साल तक मुझे खुद नहीं मालूम था मैं क्या पढ़ रहा। और हमारे उस दौर में हमारे कॉलेज में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, हमारे प्रिंसिपल को और वार्डन को बच्चे लोग ने मार दिया। और मैं परेशान, मैं केरला की गांव वाला आदमी यहाँ शहर में प्रिंसिपल को मार रहे, टीचर को मार रहे। तो मैंने किसी से पूछी बात किस बात पे झगड़ा हुआ, तो सबने बोला सर ने या किसी ने किसी को गाली दी है। अब मैं परेशान है, क्या दिया होगा, इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया। अगर कॉमन सेंस के हिसाब से मैं सोच सकते कुछ बोलने से झगड़ा हो, दिया है। तो मैंने पूछा क्या दिया, गाली दिया बोल के मुझे गाली देने लगा, ये दिया बोल के, और लोग हंस रहे। अरे यार क्या दिया, इतना बड़ा झगड़ा हुआ। तो मुझे 1 साल के बाद में बोला गाली किसको बोलते हैं, अब्यूज को बोलते हैं। जब मैं होटल में जाता हूँ मुझे कुछ बोलना नहीं आता, तो मैं क्या करते, कई जगह पे जो खाना ला के जो रखते हैं ना समोसा वगैरह, उसके बाजू में जाके बैठता था, मैं इसे इशारा करते एक ऐसा और एक, और चाय तो हर जगह चाय बोलता है, तो एक चाय एक ये बोलते। तो धीरे धीरे मैंने मेरा खाना पीना सोना सब चीज़ हिंदी या उर्दू में हो गया, और ऐसे अडॉप्ट होते हो कि मुझे कभी ऐसा मौका आते रहे मैं कब मलयालम में बात करूं। अब कभी दोस्तों में झगड़ा हो गया, गुस्से में जब आता है ना तो मेरे गाली निकलता है मलयालम से, अंदर से मलयालम निकलता है, और सब हंस रहे और फिर वो गुस्सा आता है। फिर मेरे को अरे यार मेरे को गाँव में जाना है 1 साल के बाद में, मुझे मलयालम में बात करना है, बेचैन होता था मैं। तो साल में 1 बार 2 बार जाते थे मैं, वो भी ये कि मैं कोई मजाक न बने मेरे गाँव में। अब माशाल्लाह इस हाल है कि मेरे गाँव वाले को मुझे मिलने के लिए पहले एडवांस बुकिंग करना पड़ता है, इधर आके रुकना पड़ता है उनको। ये आपकी मेहनत। आपने यूजी जो है ZVM पुणे से किया, उसके बाद आपने तुरंत प्रैक्टिस की। आपका स्टेट मेडिकल ऑफिसर में गवर्नमेंट ऑफ केरला में कब हुआ और उसका क्या गैप रहा? मैं 92 में पास आउट होके आया। पास आउट होके कैलिकट में ZVM से पास आउट होके आने के केरला आने के बाद पता चला कि कैलिकट में केरला में एक यूनानी की पोस्ट निकला, गवर्नमेंट पोस्ट। तो उस दौर में गवर्नमेंट पोस्ट पर तो बड़ा मतलब बड़ा ओहदा माना जाता था। तो 92 में मैं पास आउट होकर 2 साल मैंने थोड़ा सा इधर उधर भटके, थोड़ा तबाबत किए। तो मुझे 94 में कासरकोट डिस्ट्रिक्ट में
एज ए मेडिकल ऑफिसर मुझे नौकरी मिला। अब मैंने ज्वाइन किया, कभी दवा मिलता नहीं गवर्नमेंट की तरफ से, तो कोई भी हमदर्द की दवा लिखता था। 3 साल वहाँ मैंने काम किया। 97 3 साल करने के अंदर मुझे पता चला मैं अगर ये मुलाजिमत करते रहूँगा, मेरी सोच, मेरी काबिलियत एक जगह पे महदूद हो जाएंगी। तो मैंने क्या किया, 3 साल के अंदर मेरा नौकरी छोड़ दी। और मैं आज भी समझता हूँ मेरे ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला था। अगर वो फैसला मैं अगर उस दिन नहीं किया होता, मैं आज भी एक मेडिकल ऑफिसर बन के रिटायर्ड होकर घर पे पड़ा रहा होता। तो वो मैं करने के बाद में मेरे अंदर जैसे एक फ्री माइंड आने लगा। उसके बाद मैं खुद का मेरा क्लिनिक स्टार्ट। जिस पोजीशन पे आज आप हैं और जितने पैसे के आप मालिक हैं, लोग कहते हैं, तो लोग पूछते हैं कि ऐसा तो नहीं कि बहुत अमीर घर से हैं, इनको पापा वापा चाचा इधर उधर से मिला है, ज़मीन वमीन बेच करके तो नहीं है, या ये खुद की मेहनत है? ये देखो, मैंने बताया मैं एक अपर मिडिल क्लास का हूँ। जब मैं क्लिनिक स्टार्ट कर रहा था तो मेरे पास 5 पैसा नहीं था, और 5 पैसा में मेरे घर से नहीं भी ले सकते। अब मैं जब क्लिनिक के लिए एडवांस मांगने लगा, एडवांस मैंने 3 लाख एडवांस रखे और 8,000 इसका भाड़ा फीस किया, तो सब लोग हंसने लगा गाँव वाले। 3 लाख तुमको कहीं भी दे देंगे कोई भी, लेकिन महीने में 8,000 तुम कहाँ से लाएंगे पूछे। अब मेरे पास तो एक गाड़ी था, वो पुराने एम्बास्टर डीजल का उस टाइम का, मैंने उसको गिरवी रख दिया। वो गिरवी रखने वाला तो उस दौर में लेकिन मजबूर है, तो मैंने थोड़ा रकम उसमें मिला। मैं यहाँ का इस मेरा क्लिनिक जो जहाँ मैंने भाड़े पे लिया तो उसको मैं एडवांस दिया। एडवांस के बाद में फिर थोड़ा सा लाइन पे आने लगा। धीरे धीरे मेरा क्लिनिक चलने लगा, पेशेंट आने लगा। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि केरला एक आयुर्वेदिक का गढ़ है। यहाँ आके यूनानी को चलाना वो तो मामूली बात नहीं है। बड़ी बात। और उर्दू से कोई वाकिफ नहीं, इस सिस्टम से कोई वाकिफ नहीं, सब आयुर्वेदिक को जानते लेकिन यूनानी जानता ही नहीं। तो वो भी मेरा एक मसला था कि पब्लिक को पहले इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करे, फिर ट्रीटमेंट करे। तो ये दोनों मुझे एक साथ करना पड़ा। यूनानी को लेकर के आपका फ्यूचर प्लान क्या है? अपनी इस कंपनी कह रहा था कि मुझे इसको 100 करोड़ तक लेकर के जाना है, एक जीरो से शुरू करके 100 करोड़ तक ले जाने का सफ़र, और इसको आप फ्यूचर में कहाँ तक देखते हैं आप इसको अपनी इस हर्मस कंपनी को ले जाने के लिए? देखो, हर्मस कंपनी मैंने एक दिन में एक फैक्ट्री के हिसाब से बनाया नहीं। मेरी ज़रूरत के लिए जो दवा, जो क्वालिटी प्रोडक्ट मुझे जो ज़रूरत पड़ रहा था तो केरला में अवेलेबल नहीं था। तो मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक प्रोडक्ट बनाते गया। फिर एक वक्त ऐसा लगे कि मेरा प्रोडक्ट 450 तक पहुंच गया। अब यहाँ से बहुत सारे बच्चे मेरे पास ट्रेनिंग होके, सर आप जो दवा लिखते हैं हमको वो भी चाहिए। तो बाद में मैंने उस कंपनी को रजिस्टर किया 2000 में। उसकी जीएमपी सर्टिफिकेट निकाला, आईएसओ सर्टिफिकेट निकाला, हर्मस के नाम से कंपनी मैंने इंट्रोड्यूस किया। अब सब लोग पूछते हैं कि हर्मस का मायना क्या है। हर्मस एक्चुअली हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम है। इसको कुछ लोग ने हकीम अव्वल भी कहते हैं, अस्कलिबोस के भी पहले वाला कुछ ऐसा इसमें लिखा है तारीख में। वो हिसाब से हमने उसका एक फैक्ट्री बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट किया। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से जैसे प्रैक्टिस आप करते हैं, लगभग 90% प्रैक्टिशनर यूनानी के जो है वो नहीं करते हैं। आप क्या उम्मीद करते हैं या आपका क्या सजेशन रहेगा कि भाई यूनानी पढ़ने के बाद आप इस तरह प्रैक्टिस कीजिए? क्योंकि बहुत लोग एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। अरे यार, आते ही तुरंत सब लोग जीपी बन जाते हैं, फिर उनको लोग ही पीडियाट्रिशियन बना देते हैं कि नहीं आप पीडियाट्रिशियन है हमारे मोहल्ले के, कोई क्या बना देता है, कोई क्या बना देता है। तो उनके लिए आप एक क्या सजेशन रखेंगे? देखो, मुस्तकबिल उज्जवल कह सकते हैं, एकदम गंभीर बोलो या एकदम ज़बरदस्त है यूनानी वाले के आने वाले मुस्तकबिल। बेसिकली मसला ये कि एक तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल किसी को रिहाई नहीं यूनानी के ताल्लुक से, क्योंकि वो उतरता ही नहीं इसमें। जब उतरेगा तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा ना। अब हिंदुस्तान में तकरीबन 1 लाख के ऊपर रजिस्टर्ड यूनानी डॉक्टर्स हैं। उसमें तकरीबन 95-97% लोग भी जो बीओमएस है या एमडी की सब मॉडर्न प्रैक्टिस करते हैं, मिक्स्ड प्रैक्टिस करते हैं, मिक्स्ड पदी या मॉडर्न प्रैक्टिस। बहुत ही कम लोग उसमें यूनानी में प्रैक्टिस करते हैं। मैं बोलता हूँ कि अगर समझिए इन लोग ने अगर 50% में भी अगर यूनानी पे उतरे, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में 500 अगर हर्मस या हमदर्द जैसे कंपनी भी आ गए तो आप माल नहीं दे सकते। इतना पोटेंशियल इसके अंदर। फिर खोता ही प्रॉब्लम का है। प्रॉब्लम ये कि किसी को हिम्मत नहीं आ रहा। ये हिम्मत इसलिए नहीं आ रही कि हम लोग जो कॉलेज में जो स्टडी किया वो स्टडी सिर्फ हमको सर्टिफिकेट के हिसाब से, बीओएमएस सर्टिफिकेट हासिल करने के हिसाब से हमने सरसरी तौर पे पढ़े। हम इदारे का या हमारा उस्ताद का इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। हमको जो इज्जत और जो नॉलेज हमको मिला वो नॉलेज और हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ की नॉलेज एंटायरली डिफरेंट है। और हमको प्रैक्टिकल
एक्सपीरियंस कहीं से नहीं मिले। अगर आप कोई हकीम के अंडर 2-3 साल, कोई भी आदमी बनता कैसे, कोई वकील हो, कोई इंजीनियर हो, किसी के अंडर कुछ लोग काम करते हैं 5 साल 10 साल काम टाइम देते करते हैं। खुद के वजूद में आते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास डिग्री आ गई तो मैं डॉक्टर, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये कंसेप्ट बदलना चाहिए। कहीं से भी किसी के भी अंडर में जाके 1 साल 2 साल अपने काम करो, तब आपको उस लेवल में आपको कम से कम उसकी रफ्तार आपको बढ़ सकते है इसके अंदर। सर यू ऑलवेज टॉक अबाउट तकवा। तकवा का मतलब अभी तक हम लोग सिर्फ जो समझते हैं वो परहेज़ समझते हैं, भाई परहेज़गारी कर रहे हैं। तकवा को आपने जिस तरह से डिफ़ाइन किया है, जब से हम लोग आपके वहाँ पर हैं, तकवा का मतलब ही बदल के रह गया है। आप लोगों को तकवा से रिलेटेड क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखो, एक बार मैं तकवे के ताल्लुक से बात कर रहा था, मेरे ख्याल से हैदराबाद में एक मौलाना मेरे ऊपर बहुत छिड़ गए थे। तो उसने कहता है कि आप ये तकवे के वर्ड ऐसा मत इस्तेमाल करो, ये कुरान का वर्ड है बोल दिया। इस्तेमाल ही मत करो। कोई इस्तेमाल ही मत करो, जैसे बोलते हैं कुरान हाथ मत लगाओ। इस मुसलमान कहला रहे, भाई खोल के देखो तब समझ में आया ना उसमें क्या है। तो तकवा एक अरबी वर्ड है, तो किसी की जागीर नहीं है। बिल्कुल। सीरिया के क्रिश्चियन भी अरबी बोलता है, लेबनान की क्रिश्चियन भी अरबी में बातें करते, सलाम भी करते। ये सब लोकल लैंग्वेज अरबी के हो। अरबिक में तकवा का मायना एक्चुअली जो अगर इस्तिलाही मायना देखेंगे वो है, आप बोल सकते हैं कि होश में आना, बेदारी या श्रद्धा या जागना या समझो एनलाइटेंड या होश में रहना प्रेजेंस ऑफ माइंड। या समझो भय भक्ति जिसको कहते हैं, अल्लाह की डर, मतलब बहुत सारे मायने है उसके अंदर। सारी तरह से तो आज मैं समझता हूँ दुनिया में कोई चीज़ की अगर कमी है, आज आप देखते हैं, आप टीवी खोल के देखो, कोई रील देखो, कोई पॉडकास्ट देखो, कोई सदगुरु से लेके कितने बड़े बड़े गुरु, आजकल हॉट टॉपिक्स क्या मालूम, कॉन्शियसनेस, तकवा। जबकि सबसे ज़्यादा मुसलमान उसके ऊपर बात करना चाहिए। हम लोग को हमेशा हम लोग दुआ में कहते इत्तको रब्बो को, रब्बे मुझे तकवे में रखो, मरते दम तक मुझे तकवे में रखो, मुझे मुत्तकी बनाओ। ये सब हम लोग दुआ मांगते, लेकिन हमको उसकी रियल मफहूम नहीं मालूम। हम ज़रा सा ये देखते थे बस अल्लाह से डर रखो या बारीकी या परहेजगारी, इसके अलावा उसका मायना बहुत लंबा है। जिस दिन हमने उससे मफहूम सीखे, तो सिर्फ तिब के मामले में नहीं, दुनिया के हर मामले में सक्सेस होने के लिए तकवा ज़रूरी है। तकवे के किसी बगैर कोई चीज़ वजूद में आता नहीं। इवन एक मादी शे, एक जौहरी चीज़ वजूद में आने से पहले वो तकवे में उसको क्रिएट होना ज़रूरी है, तो वो चीज़ वजूद में आते हैं। तो ये इस फील्ड में नहीं, हर फील्ड में आपको कोई करना है तो हमेशा आप तकवे में रहेंगे तो हर चीज़ आपको मिल सकते हैं और चीज़ को आपकी समझ आ सकते हैं। आपने बताया कि आप यूजी कर रहे थे जब, तो आपने किसी दीवार पे हरमस वर्ड लिखा हुआ था। आपको ये थॉट प्रोसेस वहाँ से था, उसके बाद किसी ने, जहाँ पर आप बैठे हैं उस जगह को आपको किसी ने ला के दिखाया कि ये जगह है, आपने बोला ले डाला। उसके बाद ले डालने के बाद ये ले डाला, एक किराएदार से एक मकान मालिक हो जाने का उसी जगह का सफ़र जब आपका मैं कैसा रहा? हम लोग डेक्कन टावर बोल के एक बड़ा टावर था, उसमें हम लोग फाइनल ईयर में 4th ईयर में हम लोग सब मिलके एक रेंट पे लिए थे, एक 2 BHK फ्लैट। उसके बाजू में फ्लैट बंद पड़ा था, तो उसकी किसी कोई मालूम नहीं कौन है, होना पुराना था। तो मैंने क्या किया, हरमस के नाम से, हरमस फार्मास्यूटिकल कंपनी के नाम से, मुझे अभी भी याद है, मैंने वो ब्लैक किंग से थोड़ा सा 3D पिक्चर बना के चिपका के रखी थी। तो मेरे दोस्त लोग भी छेड़ते थे, क्या तो मुझे हरमस बोलते थे, हरमस हरमस बोलते। तो जैसे बहुत सारे खास दोस्त लोग अरमस बोलते थे, और मेरे गांव में भी मेरे फर्स्ट कजिन लोग तुम अरमस के नाम से पुकारते थे। तो मैं अभी समझता कि कोई चीज़ हमको कॉन्शियसली हम लोग कुछ करना चाह रहे हैं, तो खुद ब खुद कुदरत आपको उसको सपोर्ट करेगा। आपके एक बैचमेट ने, और आपने भी बताया कि लोग आपको हब्बे करंजवा के नाम से जानते थे। हाँ, क्यों? क्योंकि जब मैं 2nd ईयर में जब मुफरदात पढ़ रहा तो मैं मेरा करंजुआ पढ़े, तो मेरे घंटी में इसमें यह है करंजुआ फीवर नट क्यों बोलते हैं, इसको बुखार उतरता है, ये ताउफुन को रोकता है। और उसमें सादा सा एक नुस्खा लिखा था किताब में नीचे, करंजुआ को भून के उसको क्या नाम उसका फिलफिल से ऐड करके उसको 500 मिलीग्राम में देने से ये सब फ़ायदा है। तो मैंने बोला यार एक चीज़ अमली तौर पे बता रहे, इल्मी तौर पे, उसको मैं क्यों अमली कर लूँ, ज़रूरी नहीं कि मेरे डॉक्टर बनूँ। तो मेरे पास पॉकेट मनी था, वो पॉकेट मनी से मैंने वहाँ मेडिकल शॉप में जाके एम्प्टी कैप्सूल मिलता था 10 रुपये में 100। तो मैं क्या करता था, हम लोग रात में उसको मैंने उसको करके पाउडर करके रख के सबको बांटता था, पिम्पल्स के लिए, बलगम के लिए, अस्थमा के लिए, बुखार के लिए। तो मेरा नाम भी करंजुआ हो गया था, मतलब सब एक करंजुआ इधर आओ। ऐसे धीरे धीरे जो सफ़ीउद्दीन की जो किताब थी मुफरदात की, उसमें हर एक चीज़ मैंने अडॉप्ट करना स्टार्ट किया, तो उसमें मुझे रिजल्ट मिल रहा था। तो मैंने सोचा पब्लिक क्यों नहीं करते,
हाँ। मैं हमेशा सबको ये कहते कि यूनानी के अंदर इतना आपके पास चीज़ मिलेंगे। हमने क्या किया, हमारे जो भी ट्रेशर है हमने फूक के भी नहीं देखी, मैंने सिर्फ पोछा नहीं लगाया, मैंने डस्ट को भी नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना किया तकवे के साथ में। ये यूनानी के सतह में कुछ नहीं दिख रहा, इसके अंदर बहुत सारे जजीरे पड़े, मैंने सिर्फ फूके तो मुझे बहुत सारी चीज़ समझ में नहीं आ रहा। अब तक हमने कुछ काम किया ही नहीं। तो न्यू जनरेशन के लिए, बच्चों के लिए इतना हर फील्ड में आपके लिए पॉसिबिलिटी है। आप खुद एक पॉसिबिलिटी है, आप इतना इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी आपके अंदर है, लेकिन आपकी काबिलियत जानना इसके लिए ज़रूरी है। लास्ट वीक लखनऊ में एक प्रोग्राम था, हमें सुनाई दिया कि रजिस्ट्रेशंस कम हो रहे हैं। फिर पता चल रहा है लोगों के सर आ रहे हैं, हाँ। सर आ रहे हैं। हाँ। हमने कई लोगों को कंफर्म किया ऐसा है कि सर पहुंच रहे हैं, हाँ। क्योंकि हमें सर ने कंफर्म किया उनका टिकट है। तो लोगों ने लास्ट कुछ दिनों में बहुत तेज़ी के साथ रजिस्ट्रेशन कराया। हाँ। आपकी मेहनत और आपको लोग इतना पसंद करते हैं, आपको लोगों के दिमाग पर या जहन पर राज करने का ये टेक्निक क्या है? देखो, इसमें सिर्फ इतना है कि मुझे मालूम है कौन प्यासा है। समझा? अगर कोई प्यासा है, उनके सामने थोड़ा पानी की बोतल लेके घूम के देखो, तुम्हारे पीछे भागते रहेंगे वो। बिल्कुल। भले पानी न दे, लेकिन वो तुम्हारे बोतल दिखा दे। पास बोतल उठा के लेते जाते। अब इधर बोतल नहीं है किसी के पास, वो खाली बोलते हैं भर मेरे पास पानी है, मेरे पास पानी है। वो सुन के थक चुके, लेकिन वो हकीकत में पानी दिखा रहे, तो तुम्हारे पीछे फॉलो करेंगे। हाँ। अब वो हम बच्चे जितने भी आए हैं सब खुश हो गए, सर हमने आपके बहुत ऑफलाइन सुने, हमारी ऑनलाइन सुने, पहली बार आपको इतने नज़दीक से मिल रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है। तो वो एक सेलिब्रिटी के तौर पे मुझे देखता, तो मैं बोला यार भाई मैंने कुछ किया ही नहीं। मैं अक्सर सबको कहते हैं कि मैं अंधों में काना हूँ, तुम लोग सब काने हैं और तुमको राजा लग रहा है मैं, क्योंकि तुम सब अंधे एक, तो मैं काना राजा हो गया। तो मैं नहीं समझता हूँ मैं यूनानी फील्ड में बहुत बड़ा काम किया, कोई किया नहीं था इसलिए मेरा काम दिख गया। अगर मेरे से बड़ा या बहुत सारे काम करने तो मेरा कोई अहमियत ही नहीं। तो ऐसे न्यू जनरेशन में कुछ ऐसे बच्चे आ रहे पढ़ के, वो इंशाल्लाह ऐसे मेरे से बढ़ के एक से एक अजमल इंशाल्लाह बनने वाले। कि बहुत सारे बच्चे यहाँ से पढ़ के गए, उनकी तकवा एकदम परफेक्ट है, उनकी विजन अच्छा है, उनकी वो जो एनर्जी लेवल है, सब देखते ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह वेरी सून मुस्तकबिल जो है यूनानी, जो आज जो दिख रहा है वो यूनानी का मुस्तकबिल नहीं है। इंडिया में इसका स्कोप क्या है? और आप तो यहाँ से बाहर भी गल्फ में, दुबई में प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ की चीज़ें बताते हैं, वहाँ के सुनकर के ऐसा ही लगता है पासपोर्ट जल्दी बने और जल्दी हम भी शिफ्ट हो जाएं। तो बाहर के, इंडिया के बाहर क्या स्कोप रहने वाला है इन फ्यूचर? देखो, हम लोग क्या है, मुआलिज से अलावा हम हकीम है एक्चुअली, हिकमत वाले। हम दुनिया में कहीं भी जाओ हमारा स्कोप है। बिल्कुल। और हर आदमी हर बीमारी से परेशान है। न मॉडर्न मुकम्मल है, न होम्योपैथी मुकम्मल है, न कोई सिस्टम मुकम्मल नहीं है। हर जगह पे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स है। बिल्कुल। अगर आपकी मेरिट्स को लेकर आप कहीं भी जाएंगे, आपके पीछे पब्लिक आएंगे, दुनिया आएंगे। बिल्कुल। आप खुद एक फ्यूचर है, आप खुद एक स्कोप है। स्कोप के पीछे आप भागने की जरूरत, आप खुद एक स्कोप है। बिल्कुल। आप दूसरे के पीछे भागने की तो जरूरत क्या है? अब हम ये बोलते सर दुबई में यूनानी की कुछ वांडे क्या, आप यूनानी के पीछे क्यों भाग रहे हो? तुम्हारी एक वांडे वो यूनानी के नाम से, हर्बल मेडिसिन के नाम से, हिकमत से, कोई भी नाम से आन दो, तुम एक खुद एक पॉसिबिलिटी, एक मियार रखता है। तुम अपने आप में एक रोशनी है, अपने आप तुम क्यों ढूंढते दूसरे का? तो वो हिसाब से अगर देखेंगे मिडिल ईस्ट में माशाल्लाह हर जगह पे आजकल यूनानी की डिमांड है। बहुत सारे जगह पे हिजामा की वजह से भी बहुत सारे बीएमएस डॉक्टर 6,000 से लेके 10,000 तक दिरहम्स, यानी हिंदुस्तान इंडिया का 2.5 लाख रुपया पर मंथ कमा रहे हैं। कुछ लोग अच्छे मतलब इस फील्ड में बहुत आगे निकल चुके हो। इतने दिन से सर आप प्रैक्टिस में हैं, आपने बहुत सारी मेरिट्स और डिमेरिट्स देखे हैं। आपको आज के ज़माने में जितने भी लोग MD MS कर रहे हैं, PG कर रहे हैं, रिसर्चेस कर रहे हैं, आपका उनके लिए क्या मैसेज होगा कि आप किस तरह की रिसर्च करो? क्योंकि बहुत सारे लोग बस हैफाजर्ड वे में रिसर्च कर रहे हैं कि बस हमको करना है, हमको गवर्नमेंट पैसा दे रही है, स्टाइपेंड उठाना है तो कुछ ना कुछ करके दे देना है, थीसिस सबमिट करनी है तो सलाम। तो लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट वो खुद भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कि भैया हमने क्या रिसर्च करके दे दी, बस मेरा थीसिस सबमिट हो गया तो फोटो खिंचाया तो निकल लिए। उनको क्या रिसर्च करना है काउंसिल वालों को, या जहाँ पर भी PG हो रहा है उनके लिए क्या? देखो, रिसर्च के एतबार से अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने भी थीसिस सबमिट किया है, हमको मालूम है थीसिस, आपकी थीसिस से आवाम को अगर फ़ायदा नहीं वो थीसिस का कोई मायना नहीं है। कोई मायना नहीं। जैसे आपने थीसिस सबमिट किया, आप MD पास आउट होके गया, सब खत्म हो गया, उस थीसिस से ना गवर्नमेंट को फ़ायदा है जिसने आपके ऊपर खर्चा किया, ना आवाम को फ़ायदा है। ऐसे रिसर्च का क्या मायना है?
बिल्कुल। मैं प्रोफेसर बन रहा हूँ, मेरे 4 थीसिस से मेरा इंटरनेशनल पेपर सबमिट हो गए। आपकी थीसिस से, आपकी पेपर से आम पब्लिक को कोई फायदा ना होने की वजह से इस चीज़ आम नहीं हो पाए। और आज मैं समझता हूँ अगर रिसर्च करना है तो अपने सिस्टम में रह के, अपने पेदी में रह के, अपनी लैंग्वेज में, अपनी सिस्टम को रिसर्च करो। तुम तुम्हारे सिस्टम में रह के दूसरी लैंग्वेज से तुम रिसर्च करते तो प्रॉब्लम आ जाती है। अब जैसे हमारे वहाँ जो कॉन्सेप्ट है दम बलगम सफरा सौदा, हमारे वहाँ उसका एक क्राइटेरिया है और हम पहुँच जाते हैं HB देखने, ESR देखने, गाउट में ये देखने वो देखने, उसके बाद फिर हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं और हम बस एक जैसा नहीं कहते हमारे वहाँ की कौवा चला हंस की चाल और अपनी ही चाल भूल गया। मतलब हमें खुद ही नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं, बस कुछ कर रहे हैं, इसमें भी रिजल्ट उसका ये जो सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। ये जो मिसिंग लिंक जिसको कहते हैं, मिसिंग लिंक जो वो है तकवा। कैसे जोड़ा जाए? मिसिंग लिंक क्या? तकवा। आप क्या करना चाह रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप कुछ करना चाह रहे हैं तो उसके पीछे उसकी क्या है, तो आपको उसके हिसाब से अगर आप उसको सबमिट किया तो आपको ये जरूरी नहीं कि मैं किसी को फॉलो करे, मेरी रिसर्च मॉडर्न के हिसाब से फॉलो करने की जरूरत नहीं। तो आप अपने सिस्टम में रह के, आप अपने सिस्टम को अगर रिसर्च करेंगे तो आपके लिए भी फायदा है, फ्यूचर में आपकी अमली जिंदगी में, मरीज को भी उससे फायदा है, वरना आपकी इल्मी जिंदगी में फायदा है, अमली जिंदगी में पब्लिक को भी कोई फायदा नहीं। बिल्कुल। तो इसको और थोड़ा सा ये होना चाहिए कि जितने भी जो MD स्टूडेंट्स है ये याद रखें कि आप अगर आपके सिस्टम में रह के आपकी जो कुलियात है, बेसिकली हम कहते हैं कुलियात को फंडामेंटल जानना चाहिए, कुलियात को मद्देनज़र रख के, कुलियात को एक पैरामीटर बना के आप रिसर्च करेंगे। आप देखते हो आजकल मैंने ऑनलाइन में सर्च करके तो इतनी सारी किताबें लिख चुकी हैं, इतनी सारी किताब। मैं कल भी आपको दिखाया तो किताब फॉर ह्यूमर्स के ताल्लुक से, इंसान की मिजाज के ताल्लुक से, बहुत सारे अंग्रेज़ी लोग जो यूनानी से कोई कनेक्शन ही नहीं है, उन लोगों ने इतनी अच्छे अच्छे किताब लिखी। और किताब लिखने के साथ साथ याद रखने का, मोस्ट सेलिंग यानी कि सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों की आगे वो सब किताबें, जबकि वो यूनानी ग्रेजुएट भी नहीं, MD भी नहीं, वो उस चीज़ को, हमारे सिस्टम को उठा के लेके उन लोग ने आज दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है अपने ज़बान में, जबकि केमिस्ट्री से नहीं, अपनी सिस्टम को अंग्रेज़ी के थ्रू उन लोगों ने किया कि उसको सबमिट किया और वो बहुत हिट हो गए। हम लोग देखते यार हम तो MD हो गए कुलियात ने, हमने आज तक एक किताब ऐसा नहीं लिखी। हम समझे कि यार यूनानी को अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करेंगे, ये दूसरे के हाथ पहुंच जाएंगे, हमारा हाथ खाली हो जाएंगे, बोल के हमने उसको पकड़ के रखी। अगर इस ट्रिप को कबीरुद्दीन साहब, जब अक्सर हम लोग हकीम अजमल खान डे मनाते, मतलब सबसे ज़्यादा डे मनाना चाहिए था हकीम कबीरुद्दीन साहब की। अगर कबीरुद्दीन साहब नहीं रहा होता तो आज तक हम लोग डॉक्टर ही नहीं बने होते, क्योंकि हम लोग जो किताब पढ़ते वो अरबी से और फारसी से उर्दू में ट्रांसलेट करने वाला कबीरुद्दीन साहब है। अगर कबीरुद्दीन साहब यार हिंदुस्तान में कोई किताब भी नहीं, कोई सिलेबस भी नहीं बना होता, कौन अरबी में पढ़ेंगे? तो उर्दू होने के से हम पढ़े। हम बोलते अभी अंग्रेजी में मत पढ़ाओ उसको, क्योंकि वो दूसरे का हाथ में। इतना कंजस्टिव या इतना नैरो माइंडेड है हम लोग हमारे सिद्ध के ताल्लुक से, हम खुद करता भी नहीं, करने वाले को करने देता भी नहीं। शुरुआत से लेकर के आखिरी तक जितनी भी किताबें हैं सिलेबस की, लगभग वो सारी पढ़ना ज़रूरी है। कुछ लोगों का ये सवाल है कि यार सर से ये पूछना कि कौन सी ऐसी किताब है, कम से कम पूछना कि वो पढ़ूं और बस मैं निकल जाऊं। देखो मेरी लाइफ में, मेरे लाइफ बदलने में, खासतौर से मेरे यूनानी लाइफ बदलने में 3-4 किताब का बहुत बड़ा हिस्सा है। नंबर 1 कुलियात नफीसी। वो शुरू में जैसे अनपढ़ गवार जो उर्दू नहीं जानता है, वो कुलियात नफीसी अगर पढ़ सकते, तुम लोग क्यों नहीं पढ़ सकते? तो कुलियात नफीसी को बार बार पढ़ाया करो, एक लाइन भी पढ़ेगा तो चलेगा। नंबर 1 चलेगा। उसके बाद में मेरे लाइफ में मेरी जो यूनानी के ताल्लुक से मेरी सोच बदलने का नंबर 1 किताब है फिरदौसुल हिकमत, इब्न रब्बन तबरी का किताब। उसके बाद में कामिलुस सना है और इब्न रुश्द का किताबुल तैसीर है, किताबुल हावी है, किताबुल मंसूरी है। ये सब किताब नंबर 1 किताब है और अच्छे से ट्रांसलेट, अच्छे से CCRM ने सब ट्रांसलेट भी करके रखी है। और आजकल सोशल मीडिया में और सॉफ्ट कॉपी मेरे पास तकरीबन 250-300 पुरानी किताबें जो आप ज़िंदगी में कभी रीप्रिंट भी नहीं हो गया होगा, वैसे बहुत सारे किताबें मेरे मोबाइल में और मेरी लाइब्रेरी में हम लोग के पास सब मौजूद है।
ऑनलाइन में आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, फिर भी हम लोग पढ़ने करने में राजी नहीं है। हम लोग कैसा बना बना के निवाला मुंह में चाहिए, बस रेडीमेड। ये ऐसा नहीं होता, ये हिकमत है। हाँ। थोड़ा तकवा चाहिए, थोड़ा मेहनत चाहिए, इसके बगैर हासिल नहीं हो सकता। यूनानी की किताबों में लिखा है कि सबसे ज़्यादा मौसर जो दवाएं हैं वो जोशांदा हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि जो तरीका है यूनानी में दवा देने का, जैसे जोशांदे का है और ड्रग्स को डायरेक्ट देने का है, और हम लोग फ़िलहाल जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है हम लोग उसके साथ चल रहे हैं। हम लोग भी टैबलेट्स के रूप में देना पड़ रहा है, लेकिन तो हम लोग अपनी चीज़ को मैच नहीं कर रहे हैं। इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं कि देखो, दवा की जो रूप यानी कि दवा का जो फॉर्म है वो पुराने जो लिखा अपनी कैफियत के हिसाब से जो दवा या जिसको बंधन जिसको कहते हैं उसके की, वो परफेक्ट है। ठीक है। अगर आप रिसर्च के तौर के उसकी जुजी मादे को या उसको जुजू को, उसको एक्सट्रैक्ट को, अगर उसको कैप्सूल के शक्ल में फॉर द सेक ऑफ रिसर्च एंड नाम के हिसाब से, उसमें बहुत सारे तब्दीली आ जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके पानी बनता है। अगर पानी को आपने जुजू निकाल दिया, उसका एक्सट्रीम में आएंगे तो वो दो गैसेस है, वो एक जलता है, एक जलाने में मदद करता है, और वो मिलने के बाद में पानी बनता है। उसका मिजाज है गर्म तर, ये हार याबी से। तो बहुत सारे चीज़ मिलने के बाद में एक इम्तिजाजी कैफियत होते है, वो हमारा टारगेट है। अगर आपने उस चीज़ की जुजू को निकाल दिया और उसको आप दूसरे तरीके से बनाएंगे, हो सकता है इट विल बी इफेक्टिव, हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो अपने मिजाज के मुताबिक जो माजून में होना चाहिए वो मिजाज ज़रूरी नहीं है। तो उसकी फॉर्म बदलने में मुश्किल ये होते है कि वो मिजाज के अंदर थोड़ा तब्दीली आ जाती है। रहा सवाल इसकी फॉर्म में, कुछ तो कैप्सूल में भर के देते हैं, कुछ तो ये सब करते हैं कि सब एक्सटेंड हम वक्त के हिसाब से चल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप याद रखो, हिस्ट्री कहते हैं ना, हिस्ट्री दोहराया जाता है, यानी कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। अब आप ऐसा लगता है आजकल हम लोग इतनी हाईफाई लाइफ में कैप्सूल ला के देंगे, पब्लिक बोले यार कैप्सूल सिरप, फिर यार नको बाबा, एक मीठा चीज़ नको, कैप्सूल से खंडा ला गया, ये बहुत इफेक्ट साइड इफेक्ट होंगे। वो उसकी जगह पे अगर आप आज से 200 साल पुराने स्टाइल में जड़ी बूटी को अच्छे साफ सुथरे पैकिंग में एक जोशांदे के शक्ल में अगर उनको दे दे, वो खुशी खुशी आपको लेंगे, क्योंकि उसको फील है दिस इज ऑर्गेनिक, दिस इज प्योर, अडल्ट्रेशन नहीं हुआ, मुझे देख रहे इसकी कंटेंट क्या है, तो उसके ऊपर ज़्यादा ईमान रखते हैं। तो उसको आप कह सकते हैं कि आपको एक पर्सनलाइज्ड एक मेडिसिन दे रहे हैं, आपको एक कस्टमाइज्ड दवा दे रहे हैं। जो यूनानी की खूबसूरती है, वो यूनिकनेस, हर आदमी को यूनिक दवा बना के दे रहे हैं। ये आज आने वाले दौर में याद रखो, ये जो तबाबत है और जो अपनी नुस्खे लिख के तजवीज़ करके अत्तार के पास जाते थे दुकान में, वो दौर आने वाला है। पब्लिक वो पसंद करेंगे कि आजकल बना बना के खा रहा हूँ मैं दवा, मेरे खुद की दवा। तो जस्ट वेरी आने वाले दौर में वो वेरी रिसेंट मैंने रिसर्च पेपर्स पढ़े, आपने उसको अपने जवाब में ही इंक्लूड कर लिया, जैसे कि पर्सनलाइज्ड मेडिसिन और इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन, लोगों को उनके मिजाज के लिहाज से पर्सनल दवाएं दी जाएंगी। मॉडर्न वाले लोग फिर से इसको अडॉप्ट करके हमको फिर से दे रहे हैं, हमको हमारी ही चीज़ दे रहे हैं, लाओ। ये एक्चुअली जो MD के बाद जो DM का जो कोर्स होते हैं, DM में उन लोग के पास ट्रेडिशनल सिस्टम मेडिसिन के बारे में थोड़ा सिखाते हैं कि जैसे समझो पटना में कोई बड़ा फेमस न्यूरोलॉजिस्ट है, वो कहीं भी समझो पैरालिसिस केसेस के अंदर आते ही फर्स्ट एडमिट करके क्या करते हैं मालूम, वो हुक्ना देते हैं, कंटिन्यूस हुक्ना, जो कि हमारे किताबों में लिखा है, एनिमा, और ये हमारी चीज़ है वो बेहतरीन। और 3 दिन 4 दिन में वो चलना शुरू होते जाते, क्योंकि उसके तनकिया देगे, हम लोग मुंजिज मुसिल देते, लेकिन उन लोग क्या करते डायरेक्ट एनिमा दे के 1 दिन में 4-4 5-5 एनिमा देते, पेशेंट उठ के चलना शुरू करते हैं। ये हमारा सिस्टम है। ऐसे बहुत सारे चीज़ जो है ना आज जो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम को DM वाले फॉलो कर रहे हैं, और हमने ही छोड़ दिया, हम छोड़ दिया। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में आपकी शादी के बाद आपकी अहलिया का कितना रोल रहा है? जैसे घर में कलेश रहता है ना जब, तो लोग कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़े सुकून की जगह भी घर है और दुनिया का सबसे बड़ा जहन्नम भी घर है। तो लेकिन आपको देख के लगता है कि सुकून में ही है, नो डाउट। मैं सुकून में रहना चाह रहा हूँ, इसलिए मेरे बीवी भी मुझे हर चीज की सपोर्ट करता है। कितना सपोर्ट रहा उनको भी अप्रिशिएट करना। मैं हर चीज को, मेरे बीवी और बच्चे मेरे हर लम्हा हर मोड पे सपोर्ट करते रहा है। अब वो जान कभी कभी बोलते हैं तनकीद के तौर पे, आप मुझसे शादी क्यों किए, शायद आप यूनानी से शादी किए होते, क्योंकि मैं हर चीज़ सोता पीता हर टाइम किताब में पढ़ते रहता हूँ और किताब में कभी सो जाता हूँ। कभी जब देखो यूनानी की कॉन्फ्रेंस, यूनानी की दवा घर पे, तो वो लोग छिड़ नहीं, लोग को नहीं क्या, जैसे फैमिली को टाइम देना चाहिए वो ज़्यादातर वो यूनानी में दे रहे हैं। अब मैं उनको बोलते कि जिम्मेदार इंसान तो नहीं बोल सकते, लेकिन
जो अंधों में काना है, सब लोग थे वही जिम्मेदार आदमी, तो मुझे जिम्मेदारी उठाना पड़ रहा है। तो उस वजह से कभी मेरा फैमिली के साथ में जो वक्त भी कभी कभी यूनानी में सर्व कर लेते, शायद उसी के नतीजा होगा आज जो दुनिया मुझे शोहरत और इज्जत जो मिले, वो उसी की कुर्बानी के नतीजा हो सकता है। आपने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि मुझसे शादी क्यों किए थे, तो ये लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? ये अरेंज मैरिज थी, अरेंज करके फिर उन्होंने लव किया। इन जनरल। तो सर आपके घर में बच्चे, आपने किसी को यूनानी फ्रेटर्निटी में मतलब इस दुनिया में लाया? देखो मैंने समझा कि मैं इत्तेफाक से बाई चांस पहुंच गया यूनानी में, बाई चॉइस नहीं, लेकिन बाद में मेरे को अच्छा लगा, मतलब राइट चॉइस था मेरा। कभी कभी हमारा बैड चॉइस भी अच्छे हो जाते लाइफ में। बिल्कुल। तो मैंने सोचा था मेरे दोनों बड़ी बेटियां और बेटा जो लाल उसको भी मैं यूनानी सिखाऊं, तो मैंने पूछे, दोनों बहुत इंटरेस्टेड था। तो मसला ये कि ये सब इंग्लिश मीडियम में पढ़े थे, उर्दू एक प्रॉब्लम था। फिर भी मैंने उर्दू की सर्टिफिकेट सब बना के मैं पूना लेके गया था, तो पूना में डोमासेल का इश्यूज आ गया, तो बड़ी वाली को एडमिशन नहीं मिला। तो वो थोड़ा चित्रकारी और तस्वीर बनाने मुसव्विर थे वो, तो उसको खुद पसंद था आर्किटेक्ट जाना, तो वहाँ जाके वो मलेशिया में आर्किटेक्ट का डिग्री हासिल करके आया, शादी की है, और जो उसकी लड़का है शादी किया वो भी आर्किटेक्ट है, दे आर सेटल इन दुबई। सेकेंड वाली को मैंने यूनानी में डाल दिया, मरकज़ यूनानी मेडिकल कॉलेज से अभी वो फारिग हो गए, फाइनल ईयर हो चुके, उसकी इंटर्नशिप भी हो गई। अभी इंशाल्लाह मेरे साथ इधर बैठने की इरादा है, वो सब अल्लाह के ऊपर, वो कौन क्या है इधर। और लास्ट जो लड़का है वो भी आर्किटेक्ट है, वो 3rd ईयर में। तो जैसे हमारे नबी का ख़ानदान लड़कियों के थ्रू चला था, मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे ज़्यादा उम्मीद है कि आपका भी ख़ानदान इंशाल्लाह से 8 बजे से लगातार सर ने बोलना शुरू किया है, और अभी तक सर नहीं थके हैं। इसके लिए जो स्टेमिना आता है, मुझसे बार बार लोग पूछ रहे हैं कि डेली रूटीन क्या है, प्लीज़ एक बार ये बता दीजिए। देखो मेरा रूटीन ये है कि सुबह 6:30 बजे उठता हूँ, तभी मेरा सुबह होता है, या सभी मेरा फजर है समझो, जिस टाइम मैं उठता हूँ मेरे फजर 6-6:30 बजे उठता हूँ। थोड़ा वर्जिश वगैरह करते हैं, वर्जिश में भी कभी कभी सीवियर वर्जिश करता, कभी छोड़ता है, लेकिन कभी योगा और थोड़ा सा मेडिटेशन मिक्स्ड, थोड़ा सा आधा एक घंटा सुबह करता हूँ। उसके बाद में तैयार होकर कल हॉस्पिटल में आ जाता हूँ। अक्सर यहाँ बच्चे रहते, स्टूडेंट भी रहते, डॉक्टर्स भी रहते, 8:30 बजे तक आ जाता हूँ, 8 बजे, और 2-3 घंटा थियरी लेक्चर होता हूँ, जो बाकी 8:30-9 बजे फिर पेशेंट शुरू हो जाता हूँ, और 5 बजे तक, पहले कोविड से पहले कभी 8 बजे तक बैठता था, तो बाद में पता चला कि मतलब मैंने थोड़ा कम कर दिया, ताकि सेहत के ऊपर ध्यान रखना चाहिए हिसाब से। 60-60-70 के आगे देता है नहीं, 5 बजे। उसके बाद मैं घर चले जाता हूँ फैमिली के साथ। फिर डेली एक आदत है मेरे, आज भी मैंने मिस नहीं करते, पढ़ने की आदत। माशाल्लाह। पहले किताब लेके घूमता था, अभी मैं यूट्यूब में या मेरे को पढ़ता हूँ। पढ़े बगैर मैं कभी सोता ही नहीं, एक वर्ड भी बगैर पढ़े मैं सोता, मुझे बहुत ही मतलब एक गिल्टी फील होते बगैर पढ़ के। आदमी तुम मतलब अपने आप को पढ़ा हकीम मानता और जिम्मेदारी है ही नहीं तुम्हारी, इसलिए तुम सो रहे हैं। और एक मेरी आदत है, मैं 9:30 बजे सो जाता हूँ। दुनिया इधर उधर हो जाओ, 9:30 बजे मेरा आंख लाल हो जाता हूँ और मैं मोबाइल बंद करके सो जाता हूँ। कभी कभी शादी या फंक्शन में 10-11 बज जाते, तो आज बहुत डिस्ट्रैक्टेड हूँ ये सब बस से, वरना 9-9:30 बजे। कल मैं 8:30 बजे नमाज़ पढ़ के सो रहा था, मेरे बेटे ने भी पूछा, अब्बू टाइम क्या कुछ मालिक? मैंने 8:30, तुम सोने जा रहे हो? मैंने क्या करने? फिर मैंने किताब लेके थोड़ा सोया, फिर उठा, फिर पढ़ा, फिर सो गया। यानी कि डेली रूटीन में आपने पढ़ाई को अभी भी उतनी ही तरजीह दे रखी है? क्यों, अभी मैं चलते फिरते पढ़ता हूँ। कभी भी मैं जब सफ़र में होता है, जैसे रेलवे स्टेशन में या फ्लाइट, जैसे एयरपोर्ट में पहुँचते, तो मेरे को कभी 2 घंटा 4 घंटा मुझे अगर समझो स्टॉप ओवर मिला, मैं खुश हो जाता हूँ, क्योंकि न पेशेंट है न फैमिली है, किसी से कोई तो मैं वो किताब खोलता स्टार्ट हो जाता। तो कभी भी जो 2 घंटा 3 घंटा स्टॉप ओवर में खुश हो जाता हूँ। जब आप लखनऊ जा रहे थे तो आपने पहले ही बुक करा ली? तो पहले मैंने बुक करा, इसमें मैं 1 2 3 4 तकरीबन 5 किताब मैंने ख़त्म कर आने तक। उसमें सबसे बेहतरीन एक किताब मुझे, वो मेरा एक शागिर्द है, उसका नाम मैं आपको जिक्र करना चाह रहा हूँ। एक अनीफ बोल के एक डॉक्टर है, वो महाराष्ट्र के जलगांव साइड के, वो भी माशाल्लाह कम उम्र में बहुत तकवा रखता है। उसके पास एक से किताब है, तो वो उस्ताद को किताब बेचते रहता हूँ, क्योंकि सर ये पढ़ो ये पढ़ो। तो वो भी मैं उसको इस मौके पे
एक शुक्रिया उसको अदा करना चाह रहे, क्योंकि वो कभी भी जो चीज़ मैंने तलाश में थी कि आजकल किताब तो उसके पास पूरा उसका जगीरा है, वो मुझे बेचते रहता हूँ उसके अंदर। और यूनानी डॉक्टर्स के लिए एक एडवाइस है, क्योंकि आप अगर मिक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बांधा नहीं कि आप एक अचानक अपने आप को यू टर्न बदलो मत, आप गिर जाएंगे, क्योंकि आपकी फैमिली सब चीज़ आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैं चाहता हूँ कि आप धीरे धीरे 10% 20% अपनी क्लिनिक में यूनानी को ऐड करते जाइए। ऐसा नहीं कि आज के बाद में मैं ये एक अच्छी वाक़यात इसमें सुना था। एक बार पटना से एक डॉक्टर आया, वो पूरा इतना इम्प्रेस हो गया, सर आज के बाद में मैं मॉडर्न मेडिसिन हाथ में लगाऊंगा बोला। तो ये पटना चले गए, पता चला उसको दवा लिखना पड़ा, मुझसे तो बोल दिए थे तो दूसरे से लिखवाए वो, बोले मेरे हाथ से नहीं लिखूंगा बोले। तो मैं बोलता कि 10% 5% धीरे धीरे करते एक 5 साल के अंदर मैं समझता हूँ 100% यूनानी में आ जाएगी। ऐसा नहीं कि एकाएक आपको मॉडर्न मेडिसिन बंद करके पूरी जितने भी एलोपैथी के डेक्सा सीपीएम को उठा के फेंक के आप यूनानी स्टार्ट नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल अप्रोच ये कि स्टार्ट धीरे धीरे, छोटे मोटे चीज़। आपको एक मरीज आपको परेशान कर रहे हैं, बहुत दिनों से आ रहे हैं, अच्छा नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर है, उसको सफोकिसनेसी लिखे या शरबत दिनार दे दिया 3 दवा, एक आदमी को संभालो 100 में से, तो पता चले आदमी अच्छा हो गया। तो धीरे धीरे उसी में ध्यान दो, उस APD मैनेजमेंट। बाद में पता चला किसी को दूसरे को स्किन में प्रॉब्लम, उसको एक को तुमने मैनेज किया। तो ये मत सोचो कि मुझे बहुत बड़ा जीत की ज़रूरत है। छोटी छोटी जीत हमारी हिम्मत बढ़ाते हैं। तो छोटी छोटी जीत को इकट्ठा करते हैं तो बोलेंगे भाई हम कुछ भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी बेस्ट विशेस के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच।